हेलो बच्चों, मैं कपिल कुमार। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यंग वंस प्रोड्यूस करता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो अपने पेरेंट्स के जैसी ही होती है। द यंग वंस ग्रो एंड मैच्योर टू रिपीट द प्रोसेस। और वो यंग वंस, वो ऑफस्प्रिंग ग्रो करती है, मैच्योर होती है और इस प्रोसेस को रिपीट करती है, यानी कि रिप्रोडक्शन को वो करने के लिए कैपेबल हो जाती है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। दैट्स क्लियर। आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या हैं, तो देखते हैं। All modes of the reproduction have some common basic features। सभी रिप्रोडक्शन के जो मोड हैं उनमें कुछ कॉमन बेसिक फीचर्स देखे गए हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेल डिवीजन, ग्रोथ ऑफ सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। मतलब सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए की सिंथेसिस होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस होनी है और अदर बायोकेमिकल प्रोसेस होनी है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रिप्रोडक्शन के समय डीएनए रेप्लिकेट भी करेगा, सेल डिवीजन भी होगा, सेल की ग्रोथ भी होगी और रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की फॉर्मेशन भी होगी और नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा करी जाएगी। दैट्स क्लियर। देखो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो है कई प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है आर फाउंड इन एनिमल्स, जो एनिमल्स में देखने को मिलता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप का होता है और सेक्सुअल टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आओ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल। जब एक सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड की जाती है जिसके अंदर गैमेट के फ्यूजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। मतलब कि कोई एक पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है और वो सिंगल पेरेंट की बॉडी एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रही है और उसमें कोई मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, किसी भी तरह के गैमेट का कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। हम कह सकते हैं जब संतानों की प्रोडक्शन एक सिंगल पेरेंट से बिना गैमेट के फ्यूज हुए होती है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब बात आती है कि भाई इस रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो किस टाइप की होगी, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है वो किस तरीके का होगा। एज ए रिजल्ट the offspring that are produced are not only similar to one another but
आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग या जो इंडिविजुअल बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, वह एक दूसरे के समान होंगे, सिमिलर टू वन एनदर, समान होंगे, और अपने पेरेंट की, अपना जो पेरेंट है जिससे वो प्रोड्यूस हुए हैं, उस पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे। इस तरह से हम अब यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। लुक हियर, ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इट मीन्स यूनिपेरेंटल कंडीशन। यहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंडीशन है वो यूनिपेरेंटल होनी चाहिए, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए केवल सिंगल पेरेंट चाहिए। सिंगल पेरेंट्स का मतलब है कि मदर फादर दोनों होते हैं, तो विदाउट मदर फादर, या तो मदर से ही वो प्रोड्यूस हो रहा है या फादर से ही वो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी पेरेंट सिंगल है, तो यूनिपेरेंटल कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड, और इसमें गैमिट की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट की फॉर्मेशन नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन की बात, आप सबको डेफिनेशन पता ही होगी कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन में दो अपोजिट गैमिट्स आपस में फ्यूज होते हैं, तो इस कंडीशन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देयर इज ओनली माइटोटिक डिवीजन, और अगली जो कंडीशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो कंडीशन है कि इनके अंदर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन इसके अंदर होता है। और जो लास्ट कंडीशन, सेकेंड लास्ट कंडीशन है, वो है डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो भी डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के। और जो लास्ट कंडीशन है वो है मल्टीप्लिकेशन अकर रैपिडली। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मल्टीप्लिकेशन की पावर है वो बहुत तेजी से होती है, बहुत रैपिडली होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सारी कंडीशंस जो मैंने आपको यहां बताई हैं वो सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम यहां पर देखते हैं कि वेयर इज फाउंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन जीवों में देखने को मिलता है? किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है? इस सब के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। Asexual reproduction found in unicellular organism like monerans and protists। Asexual reproduction जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जिसमें आपके मोनेरा के जो सदस्य हैं उनके अंदर और प्रोटिस्ट्स जो हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। मैनी प्लांट्स एंड सिंपल एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर और कुछ सिंपल एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलता है। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है वर्टिब्रेट्स एंड हायर इनवर्टिब्रेट्स में। हाँ, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टाइप है फिशन का। दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। इसमें किसी भी पेरेंट की जो बॉडी है वो दो या दो से अधिक डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड होती है, जो कि अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। फिशन कैन अकर बाय बाइनरी फिशन। फिशन जो है वो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और प्लाज्मोटॉमी, इन तीन भागों में फिर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अब हम यहां बात करेंगे बाइनरी फिशन की। बाइनरी फिशन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, ईच हाफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिशन के अंदर जो पेरेंट होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो हाफ्स में डिवाइड करता है और प्रत्येक हाफ एक इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है।
बाइनरी फिशन के अंदर माइटोसिस की प्रोसेस होती है। बाइनरी फिशन रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट एंड टू ईच अदर। बाइनरी फिशन के से जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो पेरेंट के और एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। बाइनरी फिशन इज फर्दर डिवाइड on the basis of plan of division is of 4 types: simple binary fission, longitudinal binary fission, transverse binary fission and oblique binary fission. आइए अब हम सिंपल बाइनरी फिशन को समझने की कोशिश करते हैं। आप इस अपने स्क्रीन पर ये जो डायग्राम देख रहे हो, इसमें ये डायग्राम अमीबा का है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल बाइनरी फिशन भी देखने को मिलता है। सिंपल बाइनरी फिशन आल्सो नोन एज इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, इट कैन अक्कर थ्रू एनी प्लेन। ये किसी भी प्लेन में हो सकता है। इसका एग्जाम्पल अमीबा है जो डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें जो माइटोसिस होती है उसमें अमीबा के अंदर जब इंटरफेस होती है तो यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और उसके चारों तरफ हाइलिन एरिया दिखाई दे रहा है। ये अमीबा की इंटरफेस स्टेज है। ये स्टेज थोड़ी सी आगे बढ़ती है और अमीबा प्रोफेज स्टेज में आ जाता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होना शुरू होता है। न्यूक्लियस बड़ा होने लगता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और तीसरे स्टेप में मेटाफेज के अंदर हम एंटर करते हैं। मेटाफेज में न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो जाती है और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल जो है डेंस ज्यादा सा दिखाई देने लगता है। अब एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और अमीबा 2 इक्वल हाफ्स में बंटने के लिए तैयार होता है और उसमें एक फरो बनना शुरू हो जाती है और जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। टीलोफेज में पूरी तरह से फरो बढ़ करके लंबी हो जाती है। इस तरह से फरो बड़ी होकर के 2 इंडिविजुअल्स में सेपरेट कर देती है। न्यूक्लियस 2 भाग में डिवाइड हो जाता है और हर एक भाग के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपीयर होना शुरू हो जाती है और लास्ट में ये जो फरो है ये फरो अलग हो जाती हैं और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में ये जो मैंने आपको यहाँ बताया ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया, बहुत समराइज करके बता दिया है। ये इर्रेगुलर बाइनरी फिशन जो होता है अमीबा में, जब हम लोअर एनिमल पढ़ेंगे वहां पर इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और वहां डिटेल में इसके बारे में हम पूरा आइए अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन की। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, इसमें जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में होता है। डिवीजन passes along the longitudinal axis of the organism. It occurs in flagellates. ये फ्लैजलेट्स में देखने को मिलता है, सच एज यूग्लिना। द फ्लैजलम डिवाइड्स फर्स्ट, सबसे पहले फ्लैजला डिवाइड होता है, फॉलोड बाय बॉडी, उसके बाद इसका बॉडी डिवाइड होता है। अब इस डायग्राम को देखें, जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यूग्लिना में होता है उसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फिगर में आपको एक यूग्लिना दिखाई दे रहा है जिसका एक लंबा सा फ्लैजला है, बेसल बॉडी है, न्यूक्लियस है और सबसे पहले इसके अपर पार्ट में फ्लैजला का डिवीजन हो जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल फरो बनना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू कर देता है, न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन बन जाते हैं। तो
थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये फरो गहरी और गहरी होती चली जाती है, जिसकी वजह से ये फरो लास्ट में जाकर के टूट जाती है और दो इंडिविजुअल डॉटर युगलिना बन जाते हैं। दैट्स क्लियर। आइए अब बात करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन की। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, in this binary fission the plane of division runs along the transverse axis of the individual। इसमें जो डिवीजन है, प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलावा इंडिविजुअल में होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पैरामीशियम है, प्लेनेरिया है, डाइटम्स हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं। इन पैरामीशियम जो होता है उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। तो जब इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है तो सबसे पहले मेगा न्यूक्लियस डिवाइड करता है और मेगा न्यूक्लियस का डिवीजन एमाइटोसिस के मेथड्स के द्वारा होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पैरामीशियम है उसमें आप देख रहे हैं एंटीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल दिखाई दे रही है। इसमें पोर्स ऑफ द न्यू कंडक्टाइल वैक्यूल के दो पोर्स दिखाई दे रहे हैं। साइटोफेरिंक्स, बडिंग, एनदर साइटोफेरिंक्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, दो फेरिंग्स बन जाती हैं। पोस्टीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि जो मेगा न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। मैक्रो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है एमाइटोटिकली, एमाइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है, लंबा हो जाता है और दो भागों में टूटने के लिए तैयार हो जाता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसमें माइटोसिस होती है और वो माइटोसिस के थ्रू दो भाग में डिवाइड हो जाता है। जो साइटोफेरिंग्स थी वो बडिंग के द्वारा, जो फर्स्ट फिगर में आपने देखा था दो बन गई थी, तो वो सेपरेट हो जाती हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर एक फरो बनना स्टार्ट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है और ये कंस्ट्रक्शन गहरा गहरा और गहरा हो जाता है। और इस तरह से नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो एंटीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल बनी थी वो एक पैरामीशियम में चली जाती है, पोस्टीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल दूसरे पैरामीशियम में चली जाती है और इनके अपोजिट नई एंटीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल दोनों में बन जाती है। जो पहले में पोस्टीरियर थी, जो पहले में एंटीरियर थी उसके सामने एंटीरियर जो थी वो कंडक्टाइल वैक्यूल वहां पर बन जाती हैं और इस तरह पोस्टीरियर कंडक्टाइल वैक्यूल जो वहां बन के आई थी पहले वो पोस्टीरियर हो जाती है और एंटीरियर नई बन जाती है और यहाँ पर फीडिंग अपरेटस जो था वो बडिंग के द्वारा बना था वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल में पहुंच जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कंप्लीट हो जाता है। आइए बात करते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन की। इन दिस बाइनरी फिशन start the plane of division is oblique. It occurs in dinoflagellates. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेराचियम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम बाइनरी फिशन को कंप्लीट करते हैं और ये जो बाइनरी फिशन है इसके जो 4 टाइप्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूँ। उसको समाप्त करने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड इमॉर्टेलिटी जो होती है उसमें जो बाइनरी फिशन है, इन बाइनरी फिशन द पेरेंट बॉडी एज ए होल फॉर्म्स द रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड disappear after its division into daughter individuals. Therefore, the parent cannot be said to have died. In fact, the parent continues living as two daughter individuals. Thus, the organisms that undergo binary fission are said to be immortal. कहना चाहिए कि जो बाइनरी फिशन है, जो पेरेंट बॉडी है
उसकी जो पूरी फॉर्म है पेरेंट बॉडी की, रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्टिव यूनिट, पूरी बॉडी ही है उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एंड डिसअपियर आफ्टर इट्स डिवीजन, डिवीजन के बाद वो पूरी डिसअपियर हो जाती है इनटू डॉटर इंडिविजुअल्स में। देयरफॉर यद्यपि द पेरेंट कैन नॉट बी सेड टू हैव डाइड, यद्यपि यहाँ पर जो पेरेंट है इस तरह से हम नहीं कह सकते कि वो मरता है। इनफैक्ट द पेरेंट कंटिन्यूज लिविंग एज टू डॉटर इंडिविजुअल, जो पेरेंट होता है वो कंटिन्यू दो डॉटर इंडिविजुअल्स के साथ जीवित रहता है। इस प्रकार द ऑर्गेनिज्म दैट अंडरगो बाइनरी फिशन